नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका स्वागत है हमारे घुमक्कड़ सचिन यूट्यूब चैनल में। आज हम जाने वाले हैं नासिक की त्रिरश्मि गुफाएं या पांडवलेनी देखने। त्रिरश्मि गुफाएं नासिक शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई आगरा हाईवे को लग के स्थित है। त्रिरश्मि गुफाओं तक आने के लिए आप नासिक शहर में महामार्ग बस स्टैंड पर उतर के या फिर नासिक रोड रेलवे स्टेशन उतर के वहाँ से ऑटो या लोकल बस से आ सकते हैं। यह गुफाएं उस ट्रेड रूट पर स्थित हैं जो मुंबई के नज़दीक नाला सोपारा से शुरू होकर कल्याण थलघाट होते हुए नासिक, पितलखोरा गुफाएं, अजिंठा गुफाएं होकर भूकरदंक गुफाओं तक जाता था। 1863 की ब्रिटिश गैजेट में लिखा है कि गोदावरी के किनारे से 3 शिखर का पर्वत दक्षिण में दिखता है। त्रिरश्मि नाम पाली भाषा के तिरन्नु से अभिप्रेत है, जिसका मतलब होता है सूरज की 3 किरणें। इन गुफाओं का मुख उत्तर और उत्तरी पूर्व की तरफ है, जिसके कारण यहाँ दिन भर सूर्य प्रकाश होता है और साथ में इन गुफाओं को दक्षिणी पश्चिमी बारिश से बचाता है। इन त्रिरश्मि गुफाओं का संशोधन सबसे पहले ब्रिटिश सेना कप्तान जेम्स डेलामाइन ने 1823 में किया था। इन गुफाओं का पांडवों से कोई भी संबंध नहीं है। गुफाओं का नाम पांडवलेनी देने के पीछे 3 कारण बताए जाते हैं। पहला है कि पाली महाराष्ट्र प्राकृत में पंडव का मतलब पर्वत होता है। पर्वतों की गुफाएं या पंडव गुफाएं, ऐसा उसका नामकरण किया गया होगा। दूसरा कारण है भिक्षुओं के वस्त्रों के पीले केसरिया रंग को पुंडरू कहते थे। पुंडरू रंग के वस्त्र पहनने वाले लोगों की गुफाएं पुंडरू गुफाएं या पांडव गुफाएं, ऐसा अपभ्रंश हुआ। तीसरा कारण है कि एक गुफा में 5 मूर्तियां उकेरी हुई हैं, जिसमें से एक बुद्धा और उनके आसपास पद्मपानी और वज्रपानी है और 2 अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं। ऐसी 5 मूर्तियों को लोगों ने पांडवों का नाम दिया और उससे पांडवलेनी का नाम का प्रसार हुआ। त्रिरश्मि गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से ईसा की 5वीं शताब्दी तक चलता रहा। इसमें सातवाहन राजा और पश्चिमी क्षत्र राजाओं का योगदान रहा, परंतु सातवाहनों से पहले ही मौर्यों के काल में ही बुद्धिज्म दक्षिणापथ में प्रचारित हुआ था। सबसे पहली गुफा बिहार के गया के पास स्थित जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बराबर पर्वत पर स्थित है, जिसको लोमस ऋषि गुफा और सुदामा गुफा कहते हैं। यह गुफाएं ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के कार्यकाल के दौरान खुदवाई गईं। गुफाएं बनाने का सिलसिला बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर महाराष्ट्र में आया। भारत में कुल 1200 गुफाएं हैं। इसमें से 1000 गुफाएं केवल महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। इसका कारण अग्निश पर्वत की बसाल्ट रॉक और पश्चिमी देशों से व्यापार के लिए बंदरगाहों की उपलब्धि यह है। सातवाहन राजाएं शैवपंथी होने के बावजूद बुद्ध धर्म को आश्रय दिया। स्कूल में जो हम थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ते हैं वह बड़ा होने पर भूल जाते हैं और यह जानकारी सिर्फ कुछ इतिहास विशेषज्ञ और कुछ इतिहास प्रेमियों तक ही सीमित हो जाती है। महाराष्ट्र की भूमि पर प्राचीन काल में अलग अलग शासकों ने शासन किया। इन शासकों की क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन को महाराष्ट्र के संदर्भ में उल्टी दिशा में देखते हैं। महाराष्ट्र की भूमि पर अंग्रेज़ों ने 150 साल, मराठों ने 170 साल, मुगलों ने 130 साल, अहमदनगर के निजाम शाही और आदिल शाही ने 140 साल, बहमनी सल्तनत 150 साल, दिल्ली सल्तनत 50 साल तक राज किया और उनसे पहले यादवों ने 120 साल, कल्याणी के चालुक्य 220 साल, राष्ट्रकूट 250 साल, बादामी के चालुक्य 200 साल, वाकाटक 250 साल और सातवाहनों ने 450 साल तक राज किया। सातवाहनों से पहले मौर्यों ने 80 साल तक राज किया।
सातवाहन राजाओं के शासन की कड़ी को ईसा की पहली शताब्दी में बीच में तोड़ते हुए पश्चिमी क्षत्रप राजा नहपान ने भी कुछ साल शासन किया। मौर्यों से पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में, मतलब आज से 2500 साल पहले, पूरे भारत में 16 महाजनपद होते थे। उन्हीं में से महाराष्ट्र में अश्मक, मूलक, अपरांत जैसे जनपद होते थे, जिनमें रट्ठी, पटिनीक, भोजक जैसे परिवार छोटे रूप में शासन करते थे। मगध के मौर्यों ने इन सारे महाजनपदों को साम्राज्य विस्तार करके जीतकर पहली बार एक छत्र के नीचे शासन किया। बाद में रट्ठी, पटिनीक, भोजकों ने मौर्य साम्राज्य के सामंत या राज्यपाल के रूप में भूमिका निभाई। इनका कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन सातवाहनों के काल से भौतिक प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि शिलालेख, ताम्रपट, सिक्के आदि। सातवाहन यानी सालाहन राज्यकर्ताओं के काल में ही महाराष्ट्र का सांस्कृतिक और भाषिक ढांचा तैयार हुआ और महाराष्ट्र को समृद्धि और वैभव की प्राप्ति हुई। देखते हैं गुफा नंबर 10 जो पश्चिमी क्षत्रपों ने बनवाई थी, जिसे उसवदत्त की गुफा भी कहते हैं। इसको पश्चिमी क्षत्रप राजा भूमकपुत्र नहपान का दामाद और सेनापति, जो गोवर्धन और अपरांत मतलब कोकण का गवर्नर था, जिसका नाम उसवदत्त या ऋषभदत्त था, उसने भिक्षुओं के रहने के लिए विहार के तौर पर बनवाई। पश्चिमी क्षत्रपों को क्षहरात या शक भी कहते हैं। यह विदेशी शासक थे जो मध्य एशिया से भारत की ओर आए थे। इन्होंने भारत के पश्चिमी क्षेत्र गुजरात में राज्य बसाया था। शकों ने भारत में ईसा पूर्व 150 से लेके ईसा 400 तक शासन किया। शकों के मध्य एशिया से विस्थापित होने की जानकारी चाइनीज हान डायनेस्टी के रिकॉर्ड्स में मिलती है। ईसा पूर्व 175 में जियांगनू कम्युनिटी ने इंटरनल क्लैशेस की वजह से मंगोलिया से यूची जनजाति को स्थानांतरित किया। यूची जनजाति ने शकों को, जो मध्य एशिया के इली घाटी में कजाकिस्तान और पश्चिम चीन की सरहद पे रहते थे, उनको स्थानांतरित किया। शक उसके बाद ईरान आए, 5 शाखाओं में बढ़ गए। पहली शाखा बैक्ट्रिया के शक, दूसरी तक्षशिला के शक, तीसरी मथुरा के शक, चौथी उज्जैन के शक जो पश्चिमी क्षत्रप थे, और 5वीं नासिक के शक जो पश्चिमी क्षत्रप थे। भारत में पहला शक शासक माउज या मोगा था, जिसने ईसा पूर्व 85 से लेकर ईसा पूर्व 60 तक शासन किया। इसने इंडो ग्रीक शासकों को और दूसरे भारतीय राजाओं को हराया। तक्षशिला के शकों में से एजेस और एजलिस ये महत्वपूर्ण राजा थे। मथुरा के शक राजाओं में से राज उल और उसका पुत्र सोडास, इसने शासन किया। उज्जैन के शक जो पश्चिमी क्षत्रप थे, इनमें रुद्रदमन का नाम लिया जाता है, जिसने ईसा 130 से लेके ईसा 150 तक गुजरात में शासन किया। इसने जूनागढ़ में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था, जो कि जूनागढ़ के अभिलेख में रिकॉर्ड किया गया है। आखिर में नासिक के शक जो पश्चिमी क्षत्रप थे, इन्होंने गुजरात क्षेत्र में शासन किया। इनका शासनकाल ईसा 35 से लेके 415 ईसा तक था। इनमें से नहपान राजा ने ईसा 119 से लेके ईसा 124 तक शासन किया। नहपान के कार्यकाल में भी महाराष्ट्र की गुफाओं को दान दिए गए, जैसे कि ईसा 124 में पुणे के पास जुन्नर के भीमाशंकर लेनी समूह में मानमोड़ी गुफा नंबर 6 के शिलालेख नंबर 26 में महाक्षत्रप राजा नहपान का अमात्य अय्यमा, जो कि वच्छस गोत्र का था, के द्वारा पवित्र दान
दिया गया। इंडो ग्रीक शासक और पहलव शासकों के प्रशासन में सात्रप करके एक पद होता था जो गवर्नर का काम किया करता था। सात्रप को ही क्षत्रप कहते थे और ये क्षत्रप वाला सिस्टम उनसे भी पहले आर्किमेडी शासन में राजा दारियस ने शुरू किया था, जो ग्रीकों ने कंटिन्यू किया। शकों ने सात्रप या क्षत्रप पद का काम संभाला और यह उपाधि उन्हें हमेशा के लिए मिल गई। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन राजा ने नहपान शक राजा को नासिक के पास गोवर्धन में युद्ध में हराकर वध कर दिया और सातवाहनों की सत्ता को पुनर्स्थापित किया। और राज्यावरोहण के बाद इसी घटना के उपलक्ष्य में गुड़ी पाड़वा का त्यौहार मनाया जाने लगा और नई काल गणना सालाहन शक संवत शुरू किया। और इसी कारणवश गुड़ी पाड़वा और शक संवत मनाने की प्रथा उनका कार्यक्षेत्र रहे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ज़्यादातर दिखाई देता है। यह उसवदत्त की गुफा एक बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहार है, जिसमें आगे की तरफ 6 कमरे और पीछे की तरफ 5 कमरे हैं। आप देख सकते हैं कि मूल स्तूप को तोड़ के जैन देवता भैरव की मूर्ति 11वीं-12वीं शताब्दी में बनवाई है, क्योंकि 11 नंबर की गुफा में जैन मूर्तियां हैं जो 11-12वीं शताब्दी में बनवाई गई हैं। भैरव गण देवता जैन मंदिरों का पिशाचों से संरक्षण करती हैं, ऐसी मान्यता है। बाजू की दोनों स्त्रियां पुराने मूल स्तूप को वंदन कर रही हैं और ऊपर स्तूप की हर्मिका और छतावली भी दिख रही है। बालकनी के स्तंभों के शीर्ष भाग पर अलग अलग प्राणियों की आकृतियां उकेरी गई हैं, जैसे कि हाथी, सिंह, बैल, इनकी आकृतियां उकेरी गई हैं। इनमें से एक खास बात और है कि इनमें स्फिंक्स भी दिखाई देता है, जिसका चेहरा मानव का और शरीर सिंह का है। यह दर्शाता है कि भारतीयों का इजिप्शियन या फिर मिस्र की संस्कृति के साथ कल्चरल एक्सचेंज उस ज़माने में भी था। यह है और एक ख़ास आकृति जिसका सिर गरुड़ का और बाकी शरीर सिंह का है। यह एक ग्रीक उपदेवता है जिसका नाम ग्रिफिन है। यह शक्ति, समृद्धि और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। यह दर्शाता है कि हमारा ग्रीकों के साथ कल्चरल एक्सचेंज था। भारत में ग्रीक लोग ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय सिकंदर या अलेक्जेंडर आक्रमण करके आया था। उस समय तो वह भारत को जीत नहीं पाए थे, लेकिन बाद के ग्रीकों ने भारत में सत्ता स्थापित की। ग्रीकों को भारतीय लोग अवन्न बोलते थे। अवन्न मतलब जिसका कोई वर्ण नहीं, सफ़ेद गोरे लोग। अवन का ही अपभ्रंश यवन हुआ। पहला ग्रीक आक्रमण डेमेट्रियस प्रथम ने ईसा पूर्व 183 में किया, जो कि पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल के दौरान किया। ग्रीकों ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब क्षेत्र में अपना शासन प्रस्थापित किया, जिसकी राजधानी साकल या आज का सियालकोट पाकिस्तान में है। बाद के ग्रीकों में शक्तिशाली ग्रीक राजा था मिनांडर या मिलिंद, जिसने ईसा 165 से लेकर ईसा 145 तक भारत में शासन किया। इसने बुद्धिस्ट विचारों को अपनाया था। मिलिंद पन्नो या मिलिंद के प्रश्न नाम का ग्रंथ भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें दार्शनिक प्रश्न उत्तर संवाद है, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन और मिनांडर के बीच में है। एक अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें मिनांडर के सिक्कों की जानकारी मिलती है। ग्रीकों का भारत पर द्वितीय आक्रमण ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में हुआ।
इसमें राजा एंटियलकिड्स ने ईसा पूर्व 115 से लेके ईसा पूर्व 95 तक शासन किया। राजा एंटियलकिड्स यूक्रेटाइड्स वंश का था। उसकी राजधानी तक्षशिला में थी, जो आज के इस्लामाबाद के पास है। उसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को शुंग वंशीय राजा भागभद्र के दरबार में विदिशा नगर में भेजा था। हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ को स्थापित किया और उस पर वासुदेव का नाम अंकित करवा के स्वयं भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था। भारत में एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र ग्रीक लोग ही लेके आए, जिसका उल्लेख कात्यायन की गार्गी संहिता में किया गया है। ग्रीक लोग ही भारत में मूर्ति बनाने की हेलेनिस्टिक कला शैली लाए, जो एक स्टोन आर्ट है, जो कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने गांधार शैली में इस्तेमाल किए हैं। यह है ओसवदत्त की गुफा का क्षत्रों ने उकेरा हुआ शिलालेख, जो कि ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। भारतीय लोग खुद ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ना भूल गए थे, इसलिए भारत में अलग अलग जगह मिल रहे शिलालेखों का अर्थ नहीं लगा पा रहे थे। ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय जाता है ब्रिटिश जेम्स प्रिंसेप को, जिसने पहली बार सम्राट अशोक का शिलालेख पढ़ा 1837 में, और वो शिलालेख था देवान पियेन पियदसी राजा, और ये राजा अशोक ही है। ये बाद में श्रीलंकन शिलालेखों से पता चला। ओसवदत्त का यह शिलालेख 1853 में इतिहास विशेषज्ञ स्टीवंस, ब्रिट, भंडारकर, भगवानलाल इंदिरा, एडवर्ड, आर्थर वेस्ट और बिल्डर इन्होंने पढ़ा है। इस शिलालेख से पता चलता है कि ईसा के 105-106 वर्ष में क्षत्रपों ने सातवाहनों के हराया और राजा नहपान का दामाद ओसवदत्त, जो दिनीका का पुत्र था, इसने 3000 स्वर्ण मुद्राएं, खाना और कपड़ा भिक्षुओं के लिए दान दिया। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा 40 फीट का शिलालेख है। इनको शक संवत 42 और 45 में खोदा गया। इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है: सीधम मतलब यशस्वी हो। वर्ष 42वां वैशाख मास में क्षहरात क्षत्र राजा नहपान का दामाद दिमिका का पुत्र ओसवदत्त, इसने चारों दिशाओं के बौद्ध संघों को यह गुफा दान दी है और 3000 कर्षपान सिक्के, अक्षय निधि मतलब फिक्स डिपॉजिट, भिक्षुओं के चीवर कपड़ा और औषधियों के खर्च के लिए उपयोगी होगा। दूसरी लाइन में लिखा है, यह कश्यपन सिक्के गोवर्धन के श्रेणी मतलब बैंक सिस्टम था में डिपॉजिट करके रखे हैं। एक सिलाई करने वालों की श्रेणी में प्रतिमाह प्रतिशत 1 पड़ी मतलब सिक्का ब्याज से 2000 कर्षपन और दूसरे सिलाई करने वाले की श्रेणी में प्रतिमाह प्रतिशत पौन पड़िक ब्याज से 1000 कर्षपन रखे हैं, जो वापस नहीं करते हैं लेकिन ब्याज देते रहना है। और तीसरी लाइन में लिखा है, चीवर कपड़े के खर्च के लिए प्रतिमाह प्रतिशत 1 पड़िक ब्याज का उपयोग करना है, जो 2000 कर्षपन डिपॉजिट करके रखा है। मेरी गुफा में बारिश के दिनों में रहने वाले 20 भिक्षुओं को प्रति भिक्षु 12 कर्षपन मिले, जो चीवर के लिए होंगे। जो 1000 कर्षपन डिपॉजिट रखे हैं उसके पौन पड़िक ब्याज से औषधियों का खर्च करें। चौथी लाइन में लिखा है, कापुर आहार के मतलब ज़िले के चिकली पत्र गांव के, जो सूरत के पास है और जिसका आज का नाम चिकली है, 8000 नारियल के पेड़ बौद्ध भिक्षुओं के लिए दान दिए हैं। यह सब निगम सभा में घोषित किए हैं और सूचना बोर्ड पर लिखवाया है। दूसरा शिलालेख शक संवत 45 का है, वो कंटिन्यू है। उसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार से, उसने फिर से पूर्वी वर्षे शक 45 कार्तिक शुद्ध 15वां इस दिन दान का संकल्प किए अनुसार भगवान देव और ब्राह्मण इनको 70,000 कर्षपन, 35 कर्षपन मतलब 1 स्वर्ण, ये एक्सचेंज रेट है, इस प्रकार से 2000 स्वर्ण मुद्राएं दान दिए हैं और रीतिनुसार सूचना बोर्ड पर लिखवाया है। तो ये था इन शिलालेखों का हिंदी अर्थ। ये है गुफा नंबर 11, जो एक जैन गुफा है, जिसका
एक आंगन, सभागृह और 2 कक्ष हैं। यह गुफा 11वीं शताब्दी में बनाई हुई है। यह है जैन भगवान ऋषभदेव, जो पहले जैन तीर्थंकर थे। इनके बाल कंधे तक हैं और 2 सिंह बैठे हुए हैं और उनके बीच में धर्मचक्र है। उड़ने वाले गंधर्व भी दिख रहे हैं, हाथ में पुष्पमाला लिए हुए। एक सेवक चावड़ी लिए हुए है। दाईं दीवार पे जैन उपदेवता अंबिका है, जो सिंह पर बैठी है, और एक भक्त हाथ में छत्र और शंख लिए हुए। और उनकी दाईं ओर जैन उपदेवता वीर मणिभद्र की मूर्ति है। और यही कलाकृति वीरुल की जैन गुफाओं में भी दिखाई देती है। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम देवी गुफा यानी बलश्री गुफा और सुप्रसिद्ध नासिक प्रशस्ति देखेंगे और अन्य गुफाएं भी देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 2017 में आई तेलुगु मूवी गौतमीपुत्र सातकर्णी की लिंक दे रहा हूँ। वो हिंदी में डब्ड है, उसे आप अवश्य देखें। अगर यह जानकारी और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।